निकालो इसे। ठहरो, आओ। नमस्कार, टॉक विद आफाक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का शो, आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट बहुत अहम और ख़ास है, क्योंकि आज हम फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, मुलाकात कराना चाहते हैं, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफ़र आज हिंदुस्तान के बॉलीवुड में चमकता हुआ एक सितारे के रूप में जाना जाता है। आरिफ शहडोली, बहुत सारी फिल्मों में जिन्होंने अपने नायाब किरदार निभाकर खूबसूरत अभिनय करने का काम किया, जिसमें गुठली लड्डू, लव की अरेंज मैरिज, कजरी और भी तमाम फिल्में जैसे सोन चंपा, अब होगा इंसाफ, आने वाली उनकी फिल्म बूंद और एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म जो कि बुंदेलखंड के जल के क्राइसिस के ऊपर थी, जलदानव जैसी फिल्मों में अपने अहम किरदार से लोगों का दिल जीता, आरिफ शहडोली। आरिफ शहडोली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार, आपका हृदय से आभार जो आपने बुलाया। आरिफ साहब, हमें बड़ी खुशी है कि आने वाली फिल्म आपकी जो जल है वो बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि उसमें जल की जो समस्या है, जो क्राइसिस है, और कहा भी जाता है कि जो तीसरा वर्ल्ड वार होगा वो जल पर होगा, वाटर पे होगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, जो फिल्म है बूंद, जी हाँ, जिसके डायरेक्टर हैं जैनी और दीपायन, दोनों ने संयुक्त रूप से फिल्म को निर्देशित किया है। और बुंदेलखंड में जो जल संकट है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। और बुंदेलखंड में एक संस्था है, परमार्थ समाज सेवी संस्थान, जो जल के ऊपर ही काम कर रही है। उसमें उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है जल सहेलियों का। अच्छा। जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। हॉलीवुड के भी डायरेक्टर हैं एक, उन्होंने भी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। और ये बूंद बन रही है। और उसमें जो इस कड़ी को जोड़ा है जिन्होंने, संजय सिंह जी, उनका किरदार मैंने निभाया है। उनको जल पुरुष बुंदेलखंड का माना जाता है। जी। और ये फिल्म जहाँ शूटिंग हुई है, खजुराहो के पास से एक गांव है जी। तो वाकई वहाँ पर जल संकट है जी। एक ही स्थान है जहाँ से पूरा गांव जो है पानी पीता है। आदिवासियों का गांव है, तो हम लोग बहुत इंटीरियर में जाके शूटिंग किए हैं। उसका तापमान उस गांव में बहुत ही मतलब गर्मियों के दिनों में जल स्तर नीचे हो जाता है। जल स्तर नीचे हो जाता है। तो जल सहेलियों ने जो काम किया है बुंदेलखंड में, तो राष्ट्रपति महोदया ने एक जल सहेली को पुरस्कृत भी किया है। तो ये जल सहेलियों को केंद्र में रख के ये फिल्म बनी है बूंद, जो उम्मीद है कि अगले साल पर्दे पर आए। अच्छा आरिफ साहब, अभी पुरस्कार की बात की आपने, जल सहेली को पुरस्कृत किया है राष्ट्रपति जी ने। आपकी जो फिल्म गुठली लड्डू जिसका नाम, और जो बहुत मशहूर और मकबूल भी रही, उसको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। जी, गुठली लड्डू जो फिल्म है जिसके निर्देशक हैं इशरत आर खान साहब, और इसे बनाया है प्रदीप रंगवानी जी ने, जो यूवी फिल्म्स के निर्माता हैं जी। ये फिल्म राइट टू एजुकेशन पे आधारित है जी। ये पूरी फिल्म जो है शिक्षा के महत्व को बताती है और जनता को जागरूक करने के लिए बनाई गई ये फिल्म है जी। और इसकी खासियत ये है क्योंकि इसमें जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग किया गया है। और हमारे उरई के कोंच के निवासी हैं प्रवीण चंद्रा जी, जिन्होंने डायरेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि इसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग करें जी। और उसमें बुंदेली को प्राथमिकता दी गई जी। और मुझे कलाकारों को बुंदेली सिखाने के लिए वहाँ बुलाया था जी, ट्रेनर के रूप में जी। और फिर इत्तेफाक रहा कि मुझे मुख्य खलनायक की भूमिका भी मिली जी, जो बहुत सराहना जिसको मिली। जी हाँ, चौबे जी का किरदार है इसमें जी। उसकी रील भी बहुत वायरल हो रही है और वायरल हुई है और फिल्म बहुत अच्छा मैसेज देती है और इस फिल्म को सराहा है, जगह जगह सराहा जा रहा है।
अभी प्रवासी बुंदेलखंडियों का एक संगठन है, बुंदेलखंड प्रवासी संगठन, जी दिल्ली में। जी। उन्होंने भी दिल्ली में बुलाया था, मुझे सम्मानित किया। ऐसे शिमला में भी, और शायद कोलकाता में भी आपको इस। जी हाँ, इसे बुंदेली भाषा खंड में जी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इस जी फिल्म को। और कोलकाता जैसी जगह पे अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये जो समय चल रहा था, जिन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, सत्यजीत रे साहब, जी जी उनकी स्मृति को समर्पित था। जी, बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है हाँ ऐसे जी, हाँ में। जी, हाँ, वो क्योंकि मेरे भी प्रिय डायरेक्टर रहे हैं। जी जी जी। और क्योंकि उनकी अपू त्रेई जो फिल्म है, और पाथिर पांचाली के बारे में तो जी सभी जी जानते बिल्कुल। हैं, जिसने आज भी कहा जाता है कि भारत को सबसे ज़्यादा राजस्व वो फिल्म दिलाती है, क्लासिक सिनेमा में है। जी जी तो ऐसे स्थान पे और ऐसे निर्देशक की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में गुठली लड्डू का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो आत्मिक बहुत प्रसन्नता हुई थी जब उसे पुरस्कृत किया गया था वहाँ पर। अच्छा आरिफ भाई, बुंदेली की अभी बात चली, और यूं तो आप अपनी जो पैदाइश है, जो आपकी तालीम है, जो जो शिक्षा दीक्षा है, वो कहाँ पर रही? जी, मेरा जन्म बकुआ एक गांव है मोट के पास, वहाँ पर मैं पैदा हुआ। जी और जैसे कि मेरे वालिद साहब जो है वर्कशॉप में ही काम करते थे। यानी जो झांसी में रेलवे का कारखाना है बड़ा। यहाँ कारखाना है, जी और वहीं पर काम करते थे। और फिर उसके बाद वो डीआरएम ऑफिस जेई ग्रेड 2 से जी रिटायर्ड हुए। जी जी तो बचपन, क्योंकि दादा मेरे थे तो दादा की नकल किया करता था, लेकिन पिताजी क्योंकि पढ़ाई के मामले में सख्त थे, तो हम लोग ननिहाल चले गए। तो हमारे नाना इमामत करते थे। बिजरी एक कस्बा है जो शहडोल ज़िले में पहले आता था, अनूपपुर अब ज़िला हो गया। जी तो वहीं से मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद अब वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ हो गया है, मनेंद्रगढ़, जी जो कोरिया ज़िले में आता है, वहाँ से बीए किया। जी फिर यहाँ आपके बुंदेलखंड महाविद्यालय से मैंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी फिर मेरा क्योंकि नाट्य में रुचि थी, जी तो मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ चला गया 2 साल के डिप्लोमा के लिए। मेरा चयन हो गया। जी और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे राजपाल यादव जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जी अनुपम श्याम जी, बहुत सारे अभिनेता हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर हैं। जी उस अकादमी में मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला। जी और सबसे बड़ी बात थी कि बचपन में एक बार हमने अपने पिताजी को एक कटिंग दिखाई थी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे की। जी तो पिताजी बोले, बेटा यहाँ पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, जी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जी तो मुझे उस वक्त बहुत हर्ष हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म बंधु के अध्यक्ष बने, और उसी साल ये निर्णय लिया गया कि इन बच्चों को एफटीआईआई भी भेजा जाए। अच्छा जी। तो एक तरह से जो वो कटिंग में एक रजिस्टर हुआ करता था, उसमें लगाया हुआ था। जब हम एफटीआईआई पहुँचे और उस माहौल में रहे 3 महीना, जी हमारे कोर्स का नाम था फिल्म ओरिएंटेशन कोर्स। जी और जो अनुभव वहाँ मिला, जी तो मुझे लगता है आप सोचें तो वैसा आपके जीवन में घटित होता है। तो पढ़ाई, फिर एनएसडी भी जाने का बड़ा मन था। जी उसी साल हम लोग को एजुकेशन टूर होता है, तो उसके तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आधुनिक जो प्रकाश की पद्धति और ये आपका साउंड की टेक्नोलॉजी आई थी, उसकी ट्रेनिंग के लिए 1 महीना हम लोग वहाँ पर रहे। जी जी। तो इस तरह एक ही ये 2 साल का जो अरसा था, उसी अरसे में 3 महत्वपूर्ण संस्थानों में जाने का अवसर एक ही बार में इच्छाएं पूरी हो गई। खासकर ये सिनेमा नाटक की पढ़ाई का जो मामला था, जी जी, तो मैं वहाँ तक होके आया। अरे भाई, अभी आप बिजरी शहडोल की बात कर रहे थे, और साथ में आपने बताया कि आपके नाना इमामत करते थे और आप उनको देख के ही प्रेरणा पाए थे। ये क्या आपने बात बताई, एक तरफ इमामत और फिर उनसे प्रेरणा
वो भी फिल्म की या एक्टिंग की? नाना जो है हमारे इमामत करते थे, और नाना बताया भी करते थे कि हम लोग, इमामत यानी कि वो नमाज पढ़ाते थे? हाँ हाफिज थे, हाफिज थे, हाफजा वो था नमाज उनको पढ़ाया बाकायदा, करते थे। हाँ हाँ, वहाँ पर इमामत के लिए गए थे। तो नाना हमारे जो थे, उनका तरन्नुम बहुत अच्छा। बुलंद था, मतलब जब पढ़ते थे तो आवाज़ उनकी बहुत बुलंद थी और बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ते थे। जी जी। तो वो बचपन में जो सुनाया करते थे हम लोग को कहानियाँ, और वो और पढ़ के सुनाते थे, नात शरीफ अच्छी पढ़ते थे। और एक हरिश्चंद्र जी का सुनाते थे, हो सकता है कि सूरज पश्चिम की जगह पूरब में ढल जाए, मगर ये हो नहीं सकता कि हरिश्चंद्र अपने सत्य से टल जाए। क्या बात है। ये तो वो तरन्नुम में बोलते हैं, मैंने तहत में पढ़ दिया। जी तो ये नाना के मुंह से ही मैंने सुना। जी। और नाना क्योंकि बसवारी है, हमीरपुर के पास एक जगह है, वहीं पर एक मंडली थी, उसमें भी उन्होंने किरदार किए थे। जी तो उनका असर तो मुझ में आया, और मैं लिखा करता था, वो सुधार दिया करते थे। जी जी। मैं कई रचनाएं जब लिखता था तो नाना मेरे उसमें सुधार कर देते थे। तो नाना जो है शेर व शायरी के भी बड़े शौकीन थे। जी जी। अच्छा, सबसे अच्छी बात थी उनमें कट्टरता नहीं थी। जी हनुमान मंदिर के पास जाकर वहाँ काव्य पाठ करना, तो उसमें भी हमको लेके गए। जी चाहे गायत्री परिवार हो, जी वहाँ भी लेके गए। जी। तो वो जो एक इमाम की जो कट्टरता उसमें उनमें नहीं पाई जाती थी, और वो उस तरह के नहीं थे, बहुत खुले दिल के थे, जी। और अपने शर्तों पे उन्होंने काम किया। तो ये एक्टिंग का शौक की मैं बात करना पूछना चाह रहा था। तो वही वो उनको वो सुनाया करते थे, तो हम लोग भी गाया करते थे। फिर रामलीला आती थी, हाँ, हनुमान हाँ मंदिर हाँ। चौराहे पर, अच्छा। तो वहाँ पर जो है जाए देखने, जी तो नाना हमको पकड़ने भेजते थे, जाओ लड़के को पकड़ लाओ, क्योंकि वो जा नहीं पाते थे वहाँ तक, तो ये लड़के हमको टांग के लेके आए। जी। तो उसका एक जोकर हुआ करता था, जिसके हम लोग गाते, ओ भैया मोरी बहू हिरानी है, एक आंख से कानी है, मिले तो भैया बता दइयो। ये हम लोग गाया करें, खूब नकल क्या करें, मतलब वो आया करे जी वो जी गाया जी करे। तो हम लोग फिर उसके बाद, उस समय शादी के कार्ड चलते थे, जी इसमें ताजमहल बना हुआ करता था, तो जी उसके मुकुट काट के, फिर उस समय क्योंकि कोयले का चलन था, लकड़ी के कोयले का, जी तो उसको घिस के उसकी मूछ वूछ बना के हम लोग भी धनुष वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डंडियाँ हुआ करती जी थी, जी। तो उसको बढ़िया बना के खेला करें। यानी रामलीला के किरदारों को की नकल करने का जी, एक शौक था। बड़ा शौक रहा। फिर उसके बाद ये दुर्गा पूजा के अवसर पे सिनेमा आता था, जी तो मेरा गांव मेरा देश हमने फिल्म देखी, खून पसीना देखा, जी लगता था, और हम लोग बोरा लेके सबसे आगे बैठ जाते थे। जी बोरा वो सुतलियों का जो पहले बनता था, जी अब तो देखने को नहीं मिलता है, जी जी। सबसे आगे जगह घेर के बैठ जाते तो। मुझे याद है कि जब हम लोग रामलीला देखने जाते थे तो अपने घर से वो बोरा लेके जाना पड़ता था, वहाँ और बैठे, बच्चे कोशिश करते थे आगे से आगे बैठें, आगे से आगे बैठे। और देर रात तक वो रामलीला का पाठ हुआ करता था, मंचन हुआ करता था। और मुझे याद है कि वो मेरी जो बुआ थी, जी एक फिल्म उस समय हिट हुई थी, जय संतोषी माँ, जी। तो यहीं झांसी में लगी थी। हाँ, झांसी में चित्रा में लगी थी, हाँ, और शायद 2 साल तक लगी रही थी। तो वो मेरी बुआ ने दिखाया था। जी तो मुझे याद है वो खप्पल लेके जो मांगती है, तो हम भी उसकी नकल किया करते थे। जी और एक इत्तेफाक बताएं आपको, जब हम बॉम्बे गए तो हमने एक जो कमरा लिया हुआ था, जी। उसका नाम भी था जय संतोषी माँ। अच्छा, कमरे का नाम? वो पूरे सेक्टर हमने कही, ऐसा संयोग। तो इसी तरह जो है फिर हमारे यहाँ एक युवा नाट्य कला परिषद थी, जी जिसको चलाते थे वीके सिन्हा जी, जी जी शरद जी। जी जी तो उन लोग रिहर्सल क्या करें, तो हम लोग को रिहर्सल जब हम लोग देखने जाएं खिड़की पे, तो भगाया करें वो। जी। तो उनके विरोध में जो हमने बाल बाल नाट्य कला परिषद बनाई थी। अच्छा। हाँ,
तो वो युवा नाट्य कला परिषद थी, तो हम बच्चों ने बाल नाट्य कला परिषद बनाई। क्या बात है, वाह। और जो है गणेश पूजन के अवसर पर हम लोग नाटक क्या करें, तो उस समय सीरियल एक बहुत पॉपुलर हुआ था, गुणी राम जी। तो हम लोग पुड़ी राम के नाम से बना के वो नकल मारा करें। जी जी। तो यही, फिर उसके बाद स्कूल पहुँचे, तो स्कूल में क्योंकि ड्रामा होता था, जी फिर हमको जो है हाई स्कूल में एक भ्रम नाटक में जी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया। जी फिर सन 90 में ही 1990 में जिला स्तरीय एकल अभिनय प्रतियोगिता हुई, जी। तो उसमें हमने 9 रस का मंचन किया, तो उसमें हमको एक बड़ी सी शील्ड मिली, इतनी बड़ी, और 500 रुपये मिले। क्या बात है। हाँ 1990 में 90 में आपने एकल नाट्य मंचन किया। हाँ, तो पूरे जिले में और हम 9 टॉप रस आए। उसमें आपने प्रस्तुत किए। हाँ, तो उसी से फिर ये पहले होता था ना कि ये केसरी, ये बुंदेलखंड जी जी। केसरी, तो हमें लगा कि हम जिला लेवल के कलाकार हो गए। जी तभी से हमारे नाम से आगे शहडोली भी जुड़ गया, जी। आरिफ शहडोली शहडोली हो गए। हम लिखने लगे कि जिला लेवल के कलाकार हो गए। जी तो ऐसे ही जुड़ाव, फिर धीरे धीरे ये जुड़ाव बढ़ता चला गया, जी। और फिर आप देख ही रहे हैं कि एक्टिंग में भी रुचि रही, तो फिर उसी की पढ़ाई भी कर ली। बहुत सारे टीवी सीरियल आरिफ शहडोली साहब आपने किए हैं, तो उन टीवी सीरियल्स में आपने काम करा है, और जिसमें चिड़ियाघर के किरदार को तो लोगों ने बहुत सराहा। कैसा अनुभव रहता है सीरियल्स में, क्योंकि एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। देखिए वो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जैसे दिनेश बैस जी थे, जी बिल्कुल। आपके प्रेम कुमार गौतम जी, आप भी, और देवीदीन सनम जी, ब्रह्मदीन कमलेश बंधु। जी, ब्रह्मदीन बंधु जी। जी हाँ। तो ये हमको लेके गए थे सहमत की कॉन्फ्रेंस में। आप जी हाँ, सफदर हाशमी साहब की याद में हाँ, दिल्ली। तो वहाँ पर हम श्याम बेनेगल साहब से मिले जी थे, जी। और उन्होंने कहा था ये लोगों के लिए प्रेरणा इस पर प्रसंग है, इसलिए बताना चाहूँगा। जी जी। तो हमने बेनेगल साहब से कहा कि आपने कहाँ एनएसडी से ट्रेनिंग ली है, तो बेनेगल साहब बोले नहीं, हमने एनएसडी वालों को मौका दिया। तो हमने कहा फिर सीखा कहाँ से आपने? तो एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था, बोले जब ये कैमरा मेरे हाथ में आ जाएगा मैं सीखूंगा ना। तो ये गुरु वाक्य था उनका। क्या बात है, वाह। अब हुआ क्या कि जब मैं पास आउट होके यहाँ आ गया, तो मैंने रावण फिल्म की मणिरत्नम सर के साथ जी 14 सेकेंड की उसमें भूमिका थी। जी। फिर रॉलैंड जैफी सिटी ऑफ जॉय के डायरेक्टर, उनके साथ 3 महीने रहा। जी यहाँ मैं घर घर खेली, यहीं झांसी ओरछा में शूटिंग हुई थी, उसमें जी साथ जी। रहा। इन लोग बड़े रोल नहीं देते थे, तो मैं क्या है फिर सोचा कि अब मुंबई की तरफ चला जाए। तो जब मैं मुंबई पहुंचा, तो ये श्याम बेनेगल जी संविधान बना रहे थे। जी तो मैं भी काम मांगने के लिए गया, लेकिन वहाँ तो मिल लिया था, लेकिन वहाँ बैठे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। जी। तो हमारे झांसी के प्रशांत पचौरी चिड़ियाघर में उस समय एसोसिएट डायरेक्टर थे। जी। तो हमने कहा चलो उनसे मिल लेते। जी तो फिर जो है मैं उनसे मिला, जी। उन्होंने डायरेक्टर साहब अनिल दुबे जी से मिलवाया। जी फिर उसके बाद मैं दाढ़ी बड़ी बड़ी रखता था, जी। तो मैंने अचानक एक से प्रेरित होके, क्योंकि वो रीजनल फेस हो जाता है, रिलीजियस फेस हो जाता है दाढ़ी, जी। तो मैं दाढ़ी मूछ सब गायब कर दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया प्रशांत का कि आप कहाँ आइए। तो मैं पहुंचा, तो उसने देखा दाढ़ी उड़ी गायब। जी अरे बोले आपने दाढ़ी बना दी, तो मुझे लगा कोई रोल चला गया हाथ से। जी। जी फिर ईपी ने देखा, ईपी गौरव, जी। मेरा चेहरा देखे तो बिल्कुल निकल के आया, बिल्कुल गोरा चट्टा बिल्कुल जो। तो बोले तो आप एक काम करिए, गाइड और राधे का इंटरव्यू दे दीजिए। जी। तो मैं गया, दिया ऑडिशन, मेरा हो गया। तो पहली बार 9 एपिसोड आए मेरे लगातार। जी। उसी 9 एपिसोड ने राधे का किरदार किया था मैं। मुझे जो है फिर मेरे जितने मित्र थे, चाहे हॉस्टल सिटी में रह रहा हूँ, कहीं जहाँ भी रह रहा हूँ, इसके पहले कोई नहीं जानता था कहाँ आरिफ है, कहाँ रह रहे, कौन है कहाँ। जी फिर जी। तो सब परिचित हो गए, सब एक दूसरे से जुड़ गए। जी और वही चिड़ियाघर से ही मैं पे जो है चर्चा में आया। जी। फिर बाद में मैं उस ग्रुप के साथ जुड़ा रहा। अश्वनी धीर जी जो उसके निर्माता, ऑफिस जी जी। जिनका सीरियल आता था लिखा हुआ, अतिथि तुम
कब जाओगे, जो जी जी अजय देवगन साहब की फिल्म है, फिल्म उसके थी, डायरेक्टर। हाँ जी जी हाँ, उनका ही गरिमा प्रोडक्शन रहा। तो उसके जितने भी सीरियल आए, फिर जी लापतागंज से लेके पीटरसन हिल, कृष्ण कन्हैया, आपका नीली छतरी वाले, ऊपर वाले बापू देख रहा है, जी मतलब हर साख में उल्लू बैठा है, जी जितने सीरियल थे, तो हम लोग एक तरह से उनके घर के कलाकार हो गए थे। और उन्होंने ही मुझे उसमें फिर कंटिन्यूटी का रोल दिया, भेड़ बाजपेयी का। जी जी एक मोहल्ला आया नया, तो फिर मैं लगातार, वो तो लगभग हमने 5 साल तक उनके साथ काम किया उस ग्रुप में। और फिर हम अरविंद बब्बल जी, जो यहाँ हमारे घर घर खेली के डायरेक्टर हैं, उनका सीरियल था महाकुंभ, जी उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया। जी फिर एक फिल्म बन रही थी चकल्लसपुर, जी तो चकल्लसपुर में रजनीश जायसवाल उसके डायरेक्टर थे, जी उन्होंने मौका दिया, मुरारी पोस्टमैन का किरदार उसमें मैंने जो बड़ा निभाया। मशहूर हुआ। जी हाँ, जी हाँ। उसको एक फेस्टिवल हो रहा था, उस फेस्टिवल में जो है मेरे एक सीन पे एक पीछे दर्शक बोला वाह, जी और मुझे उम्मीद थी कि वो ये सीन लोगों को पसंद आएगा। बाहर निकला तो हमारे एक पत्रकार थे, बोले ये फिल्म आपकी हो गई, आपने बड़ा अच्छा किरदार किया। जी फिर उसके बाद कारवां यूँ चलता रहा। और जैसे कि मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई थी जब मेरे वालिद साहब केबीसी प्रोमो आया, जी तो बोले हमारे लड़के को पूरा विश्व देख रहा है। केबीसी प्रोमो में मैं कैदी बना था। जी और तो यही श्रृंखला जो है चलती रही। झांसी में फिर क्योंकि राजा भाई से भी हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई थी जी जी बीएनए के दौरान। फिर जी उनकी भी फिल्म थी एलेक्स हिंदुस्तानी, उसमें राइटिंग का, एक्टिंग का, दोनों काम उन्होंने दिया। फिर राम भाई ने भी, राम बुंदेला जी ने जो है पचमढ़ी में एक फिल्म बन रही थी, तो उसी फिल्म के मार्फत ही हम मुंबई में गए और मुंबई में प्रयास किया। और फिर लगातार जो है काम करते ही जा रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, आपने शुरुआत नाटक से की थी। नाट्य विधा के बाद एकदम से कहा जाता है कि स्टेज पे जो एक्टिंग की जाती है, स्टेज पे जो परफॉर्मेंस की जाती है, उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जब हम फिल्म करते हैं तो उसमें तमाम कट्स होते हैं। वहाँ पर कलाकार को कितना एडजस्ट करना पड़ता है? देखिए, अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, आप समझ लीजिए जैसे ऐसा 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 ऐसा, तो जैसे कि 3 अंतर आप को ज्ञात ही होगा। जैसे आकाशवाणी, जी तो उसमें ये है कि आप बताओ 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 बताओ, दिखाने की संभावना नहीं। नहीं। नाटक में है बताओ ज़्यादा दिखाओ कम। जी सिनेमा में है कि दिखाओ ज़्यादा। दिखाओ ज़्यादा बताओ कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है, जिसने जो वो फिल्म सबसे अच्छी होती है जिसमें डायलॉग्स कम हो। जी मतलब क्योंकि अब कई बार बोला मुझे पसीना आ रहा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाई देगा दर्शक को। तो ये जी 3 अंतर है। तो और मेरा यहाँ तक मानना है, आपको बताएं कि झांसी में जो है उर्दू और हिंदी संस्कृत रंगमंच की बृहद परंपरा रही है। जी आचार्य वृंदावन लाल वर्मा जी जो है अपने उपन्यास झांसी की रानी में मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे नाटकों के मंचन की चर्चा करते हैं राजा जी गंगाधर राव जी के माध्यम से। जी यहाँ एक नकल करके नक्काली भी परंपरा रही है। जी नक्काली की जो से नक्कालों की टोरिया में आज भी वो परिवार रह रहा है। जी जी तो मेरा मानना है जैसे जैसे आपका जो है युग बदले तो कलाकार को भी बदल जाना चाहिए। जी जैसे उस दौर में पारसी रंगमंच था। जी हाँ, पारसी पारसी थिएटर हुआ रंगमंच, करता था। जैसे अपने झांसी एलबीएम में आप जाएंगे तो आज भी पृथ्वीराज कपूर साहब का एक पत्र रखा हुआ है। जी सोहराब मोदी साहब कहा जाता है 9 नंबर में, जो वीरांगना झलकारी बाई नगर नगर नाम के जिसका नाम हो से गया। है, वहाँ थिएटर का कुआं है। जी हाँ
लेकिन ये दिग्गज जितने थे, जैसे ही अभिव्यक्ति का आधुनिक माध्यम आया सिनेमा, जी सब उसमें चले गए। और जी चले गए तो आज बरकरार है। जी तो जैसे हम लोग हालांकि ड्रामा से हैं, तो जैसे कैमरा आपसे कहा से कहानी हम लिखते हैं, जैसे ऋतिक घटक जी हैं, जी अच्छे राइटर थे। जैसे उनके पास कैमरा आया, उन्होंने कैमरे से कहानी लिखना शुरू कर दी। जी तो इसीलिए वहाँ का जो माध्यम है आधुनिक माध्यम है। जैसे ओमपुरी जी का एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि हम जो बात पहुँचाना चाहते हैं, दर्शक जैसे थिएटर में तो सीमित रहता है, लेकिन सिनेमा के माध्यम से आपको पूरा वर्ल्ड का दर्शक मिलता है। जो आप कहना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं। जी तो उसका कैनवास बड़ा है। जी अगर हमें अवसर मिलता है तो हम अपनी बात कहें। जैसे गुठली लड्डू है, गुठली लड्डू के माध्यम से राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है। जैसे बूंद के माध्यम से वाटर ऑफ क्राइसिस की बात कही गई है। जी जल दानव है, अभी जैसे सोन सप्पा है, जो बच्चियों में समस्या होती है, जी माहवारी जैसी समस्या, जिस जो टोना टोटका और इस सब में ग्रसित होकर कई बच्चियां स्कूल छोड़ देती, उस मुद्दे को लेके ये बात कही गई है। जी जी तो आप जो कहना चाहते हैं, जो आप सोच में आपके हैं, आप अच्छी तरह कह सकते हैं और बहुत लोगों तक टारगेट ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी हो सकती। आरिफ साहब, एक सवाल जहन में हमेशा उमड़ता घुमड़ता है। 70, 80 और 90s के अर्ली डेज में एक दो धारा में सिनेमा हुआ करता था। एक आर्ट मूवी होती थी, जिसे मैं अभी सत्यजीत रे साहब की आप बात कर रहे थे, और एक वो जो चमक धमक से भरपूर होती थी। लेकिन अब लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक राह की तरफ बढ़ चले हैं। देखिए, जैसा व्यक्ति होता है वैसा वो कल्चर को अडॉप्ट करता है। जैसे आप पारसी रंगमंच देखेंगे तो पारसी रंगमंच में क्या, गाना, फिर थोड़ी कहानी, फिर गाना, फिर कहानी, ताकि दर्शक, इसलिए पहले की फिल्मों में आप 4 गाने 8 गाने ये देखते थे। जी लेकिन वो चलन वहाँ नहीं था वेस्टर्न में। जी तो चीज़ें एक दूसरे से तो प्रभावित होती हैं। जी तो जैसे जो लोग देख के आए, हम, मेरा मानना है, जहाँ हम सबके अंदर एक नकलची बंदर जी सबके अंदर रहता है। जब हम अच्छी चीज़ें देख के आते हैं तो उसको हम अडाप्ट करते हैं। वो भले ही देर में आए, लेकिन हम उन चीज़ों को, अगर हमें अच्छा लगता है कि यार वो ऐसे बैठता है, तो हम ऐसे बैठने की कोशिश करते हैं। जी जी तो रियलिस्टिक जो सिनेमा है, जो यथार्थवादी सिनेमा है, जिससे सत्यजीत रे साहब भी प्रभावित थे, जी बाइसिकल थीफ कहते हैं, उन्होंने कई बार ये फिल्म देखी। जी और अप्पू तिरई में आप अगर देखेंगे, वो पाथेर पंचाली, उसका बच्चा और अप्पू, ये दोनों आपको इतना सेंसिटिव, वहाँ पर जब पिता को लोग मारते हैं, एक झापड़, साइकिल जब चोरी कर लेता, और बच्चे का जो, बच्चे की तरफ देखते हैं, जो पिता और बच्चे का भाव है। और यहाँ पर वो अपनी बहन एक हार चोरी हो गया, बहन का वो हार जो है, वो जो है, या लांछन न लगे मेरी बहन को, क्योंकि हार उसको मिल जाता है जब बहन मर चुकी है, वो उसे ले जाके ऐसे फेंकता है, वो काई उसको ऐसे ढांकती है। तो मुहावरों का प्रयोग, तो जो ये जो यथार्थवादी है, जो रियलिस्टिक है, जैसे हम भी उस फिल्म को देखते समय ऐसा लगा कि ये हमारी बड़ी बाजी हैं, जी जो उसकी बहन है, जी जी और अप्पू हम स्वयं हैं। तो आदमी क्या रिलेट करता है उससे, जैसे चकाचौंध से अपने आप को उतना वो रिलेट नहीं, उसमें वो एंटरटेनमेंट में खोए रहता है। जैसे ब्रख्तियन स्टाइल है हमारे नाटक में, जब ब्रख्त है, ब्रख्त की एलिनेशन थ्योरी है, आपके इसके जो आपका स्टानिस्लावस्की की है, उसमें वो फोर्थ वॉल कंसेप्ट बोलता है कि चौथी दीवार दर्शक है, भूल जाओ कोई सामने बैठा हुआ है। जी लेकिन ब्रेख्त कहता नहीं नहीं, बताओ उसको, हैमरिंग करो कि नहीं आप नाटक देख रहे हैं और आगे चल के इसके बारे में आप सोचें। जी तो सिनेमा की जो धाराएं हैं, जो जैसा होता है, जी हम लोग का ये मानना, जैसे जैसा अनुभव जो व्यक्ति करता है, उसी तरह का अनुभव का वो सिनेमा लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा आरिफ साहब। तो अनुभव का ही है कि जैसे उसको मान लीजिए ग्लैमर से प्रभावित, वो ग्लैमराइज ही लाएगा। वो गाना, अब स्टूडेंट्स ऑफ ईयर देखते समय आप
थोड़ी कहानी फिर गाना, फिर कहानी फिर गाना, फिर तो पारसी रंगमंच की याद दिलाता है। ये जो हमारे आज के जो नई जनरेशन है वो इस चकाचौंध से प्रभावित होकर, आज से मैं कहूँगा या हमेशा से, वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं, बिना ट्रेंड हुए चले जाते हैं। ऐसे में बिना ट्रेंड एक्टर को फिल्मी दुनिया में जाना, बॉलीवुड में जाना, वो क्या नुकसानदेह होता है या वो सफल हो सकते हैं? क्या तरीका क्या होना चाहिए हमारे आज के जो युवा हैं जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका वो अपनाएं? कौन सी ट्रेनिंग लें? कौन कौन से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो वहाँ जाके ट्रेनिंग सीखें, ट्रेनिंग लें? क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमने इंटर कर रहे थे तो हमने अपने पिताजी से कहा हम नहीं पढ़ाई करेंगे, एक्टिंग के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है जी। लेकिन बाद में पता चला इसके लिए ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें तो आपको जो है हर तरह के रोल करने और हर तरह की चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको डॉक्टर बनना तो डॉक्टर आला कैसे पढ़ करता है ये आना चाहिए, मजदूर बने तो मजदूर हथौड़ा कैसे मारता है ये आना चाहिए। जी अब एक में हम अंडा फेंट रहे थे, वीवो का ऐड है जी। उसमें हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, डायरेक्टर बोला नहीं ऐसे करो ऐसे ऐसे करो। जी तो वो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना छोटे काम से लेके बड़े काम तक आप अगर आते हैं, एक्टर की रेंज जी उससे वही आगे चल पाता है। जी। तो इंस्टीट्यूट वगैरह जाने में जैसे हम भी बहुत विरोधी हुआ करते थे, क्योंकि विरोध इसलिए होता है जब हमें कोई चीज़ आती नहीं है तो हम उसके विरोधी हो जाते हैं। तो हम भी इंस्टीट्यूट के बड़े विरोधी हुआ करते थे एक समय, लेकिन बाद में हमें समझ में आया पढ़ना बहुत ज़रूरत है। जी। हमें एक जगह वो 2 साल भले ही हमें ये बुलाने का एक ही तरीका बना हो, लेकिन हमें ये तो पता चलेगा ग्रोटोवस्की क्या कहता है, स्टानिस्लॉवस्की क्या कहता है, ब्रेख्त क्या कहते हैं, भरत मुनि क्या कहते हैं, ये हमें जानकारी तो हुई। जी। तो इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद प्रयास करना चाहिए कि आप जो है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के लिए अप्लाई करें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए अप्लाई करें, FTII के लिए अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं जी तो आप एक विधिवत जो ट्रेनिंग आप पा लेते हैं तो उससे आपके रास्ते और आसान हो जाते हैं। जी। और एक हमारे नाना कहा करते थे कचहरी जाइए कुछ नहीं करिए थूक के आइए, मतलब वहाँ जाइए तो आपको कान में कुछ सुनाई देगा, जी तो आपको धाराएं वगैरह ये याद आएंगी, जी। तो आप धीरे 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 अनुभव से आप सीखते चले जाएंगे। बहुत से लोग अनुभव से सीखते हैं। बिल्कुल। आपको अच्छा गुरु मिल जाए। कई बार हम लोग को भ्रम होता है कि हम कहते हैं अरे वो फलां एक्टर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जी वो इतना बड़ा बन गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उस एक्टर के साथ जो सिनेमेटोग्राफर जुड़ा है, उस एक्टर के साथ जो डायरेक्टर जुड़ा है, आर्ट डायरेक्टर जुड़ा है, क्या वो सब बिना ट्रेनिंग वाले हैं? वो कोई ना कोई उसमें पढ़ा लिखा होगा। जो आप जैसे नहीं रंगत और संगत में आके भी आप रंग आपके बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संगत का बड़ा असर होता है। इशरत आर खान साहब जैसे हमारे जो अनीस बज़मी साहब के साथ 18 साल रहे, जी अब उन्होंने गुठली लड्डू बनाई, जी। तो वो अनुभव है ना उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छे वो भी जुड़े रहे जिससे राज कपूर साहब वगैरह से, जी तो जी। वो अनुभव, तो एक अनुभव से जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो पहले तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, पढ़ाई निरंतर बनाए रखनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आप जो है प्रयास करते रहना चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है, आप जो चाहते हैं वो होता है। और बस मैंने वहाँ हमारी नानी कहती थी हिले रोज़ी बहाने मौत। बिल्कुल। हिलेंगे जुलेंगे तो रोज़ी रोटी आएगी और मौत का बहाना होता है। उसी प्रकार हमारा कहना हरकत बरकत कैसे होगी कहाँ होगी किसी को नहीं पता रहता, इसीलिए हमारे हाथ में है हरकत करना। हरकत से तात्पर्य है अपने आप को आप रिच बनाइए, ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि सामने वाले को लगा कि हाँ, लगे कि हाँ कि भाई ये जानकार है, जान सकता है। जैसे आपको कोई अभी जैसे आपने ऑफ स्क्रीन मुझसे पूछा था डायलॉग्स वगैरह याद करते हैं कैसे करते हैं,
अगर आपके पास अनुभव है जी उस चीज़ का, तो आपको डायलॉग्स बोलने में आसानी होगी। बिल्कुल। जैसे कि कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं स्क्रिप्ट में, अगर आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हाँ जाहिर सी बात है, उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ब्रेख्त के नाटक कॉकेशियन चौक सर्किल में खड़िया का घेरा हिंदी में नाम है, उसमें पेटी बुर्जुआ आ गया। पेटी बुर्जुआ, हाँ, पेटी बुर्जुआ होता क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा जी छोटे छोटे साहूकारों के बारे में, जी तो आप तो, और ये छोटे साहूकार क्या करते हैं, तो आपको जब जानेंगे नहीं आप, तो आप बोल जाएंगे पेटी बुर्जुआ, लेकिन वो आपके दिमाग में वो पिक्चर नहीं बनेगी। जी जैसे मैं सहमत के कार्यक्रम में गया था, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा उसमें कि मैं भी गानों के अर्थ नहीं समझ पाता था। जी गाने क्या हैं, अब क्यों आदमी झूमता है, जी ऐसे ऐसे क्यों झूमने लगता है, वो एक्चुअल में उसके साथ यात्रा करने लगता है, अपनी बिल्कुल। जर्नी करने लगता है। बिल्कुल सच है? है, बिल्कुल सच। तो जर्नी जब वो करता है, तो तब उसे जब एक एक लाइन समझ में आती है, ध्यान से बस सुनता है। जी मान लीजिए शायर ने लिख दिया या कवि ने लिख दिया, जैसे कि हमारे यहाँ का इंदिवर जी का बड़ा अच्छा वो है, हमारे अश्वनी करके, वो उनके पोते हैं, जी तो वो बताया करते हैं, बोले जो हम उन लोग कक्को कहा करते थे, उनकी जो जी वाइफ थी जो बरुआ सागर में जी रहती जी थी, तो जब जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, जी मतलब कोई, तब हाँ। मेरे पास आना प्रिय, ये मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोले उनको ध्यान में रख वो के लिखे। इंदिवर साहब ने लिखा, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हाँ, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। जैसे आप पहली लाइन कह रही है हम तुमको इस तरह चाहते हैं, अब किस तरह चाहते ये हैं, बताओ। मरने वाला जिंदगी, यानी कितनी बड़ी बात कही है इंदिवर साहब ने। तो वाकई है, ये जान वो आदमी एक जर्नी करता है, जर्नी करता यात्रा करता है उस गीत के साथ, उस संगीत के साथ। ऐसे सिनेमा के साथ यात्रा करते हैं, इसलिए वो सिनेमा जो है कब खत्म हो गया पता नहीं चलता, वो जर्नी में आप चले जाते हैं। तो इसीलिए वो आदमी इसीलिए तो कुछ देर तक उस जर्नी करता है, एक यात्रा करता है, और उस यात्रा की जो अनुभूति होती है उसको, फिर तब जाके वो बाहर रिलैक्स होकर निकलता है। अच्छा आरिफ शेडोली साहब, सुनने में आता है और अक्सर हम लोग अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप लगातार झांसी में एक्टिंग की क्लासेस चलाते रहते हैं, ये क्या मामला है? देखिए, मैं क्या शुरुआत से ही मैं ये सोचता था, जैसे हम लोग मिलते नहीं थे, कहाँ सीखें कैसे सीखें। मैं आपको बताऊं, मैं झांसी जब आया तो मैं सीखने के लिए आया था, और मैं ये देखूं कि निकलता था उसमें कि वर्कशॉप हो रही है, तो पता चला वो कैंसिल हो गई, जी हो नहीं पा रही है। तो मैंने क्या कहा, जो कुछ साथी मिल गए तो मैंने खुद सिखाना शुरू कर दिया। उस समय ना मेरा कोई डिप्लोमा था ना डिग्री थी, हाँ कुछ 2-3 वर्कशॉप मैंने की थी। तो उससे क्या लोग जुड़ते गए, उसमें लालच ये था कि मैं भी रिच होऊंगा, इससे मैं जी। अभ्यास बना रहेगा। जी जी एक्चुअल में विवेकानंद जी ने कहा है, नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। जी अपने से तात्पर्य अगर मैं बढ़ूंगा सब बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जैसे सिखाने का क्रम है, बताइए, वो सिखाना ना कहिए, वो सीखने का क्रम कहिए। क्या बात है। जब हम अभ्यास में रहते हैं तो अभ्यास हमारा बरकरार रहता है, और जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो अभ्यास हमारा गायब हो जाता है। वो विवेकानंद जी पे मुझे एक बात याद आ गई कि विवेकानंद जी ने बोला था, एक बार कहा था, किसी ने उनसे पूछ लिया तो उनका जवाब ये था कि अगर किसी ने पूछा सर हम भगवान को कैसे पाएं, तो उन्होंने कहा क्या करते हो तुम, तो उन्होंने कहा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो विवेकानंद जी ने बोला कि तुम दिल लगा के फुटबॉल खेलो, उसी में भगवान है। तो मुझे लगता है आप एक्टिंग के मामले में इसी तरह की बात है जी जी जी, कि हाँ। मन लगाना है, दिल से अपने काम को करना है, बस बस डेडिकेशन, डिवोशन, दिल समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देना। समर्पण होगा तभी जो है चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और अगर समर्पण नहीं होगा,
जैसे हम लोग बड़ा अच्छी थ्योरी मैं कहता हूँ, समंदर कचरा अपने पास नहीं रखता, जी, वो बाहर कर देता, बाहर बाहर कर देता। उसी प्रकार मोती तो रख लेता है, मोती रखता है। हाँ, लेकिन सब कचरा नहीं रखता। चाहे वो आरिफ शहडोली हो या कोई हो, अगर वो कचरा होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, तो जो है एकदम बाहर कर दिए जाएंगे। जी, और अंदर बने रहना है तो जानकारी बनाए रखना है और अपने आप को अभ्यास में बनाए रखना है। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप दिख नहीं रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, जैसे एक ने बड़ी अच्छी बात की, मृत्यु क्या है, मौत क्या है? जी, आदमी का ना दिखना, जिससे हम सालों नहीं मिलते हैं, एक तरह से वो हमारे लिए मृत प्राय है ना। ये जी, फोन के माध्यम से मिले या किस माध्यम से मिले, जीवंत। तो आप अगर जिस फील्ड में हैं, अगर उस फील्ड में आप वो करते रहते हैं जी, तो आप जीवंत हैं। बिल्कुल। और जिस दिन आप उस फील्ड से गायब हो गए तो मृत प्राय हैं। इसलिए आपको जीवंत रखने के लिए हमने इसलिए अभिनय गुरुकुल बनाया। अभिनय गुरुकुल जो है, पहले हमने पंजीयन कराया, फिर पंजीयन हमसे ना हो पाया, तो उसको तो अभी हमने अभिनय गुरुकुल का ये बनाया है कि अभिनय गुरुकुल का कार्यालय कहाँ है? बोले मैं जहाँ हूँ। जी, उसकी फीस क्या है? बोले जैसा तुम चाहो। जी, उसके पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? जी, तुम्हारे हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब जिसके पास जो हो, जो हमें आता है वो ले ले, क्योंकि गिव एंड टेक की परंपरा है। एक कविता में सुना दूंगा इरशाद। कि मैंने लिखा था, लोग जी रहे हैं जिएंगे ही, आप कुछ करें या ना करें। लोग जी रहे हैं जिएंगे ही, आप कुछ करें या ना करें। तो सवाल मेरा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? वाह। तो उत्तर मेरा, कुछ लोग आए थे जिनके सहयोग से हम आगे बढ़े, हो सकता है हमारे सहयोग से कोई और आगे बढ़ जाए और ये परंपरा यूं ही चलती रहे। वाह, वाह। इसीलिए मैं अमूमन ज़्यादातर जो है पैदल चलने की कोशिश करता हूँ, जिसे टकराना और टकरा लें। जैसे काला चश्मा जो है, हालांकि ये इस आप इतनी देर तक लगाया हूँ, इसका भी रहस्य आपको बता दें। काला चश्मा आदमी क्यों लगाता? ये नज़रों से बचने के लिए। जी, जैसे अभी मैं आँख खोलूँगा, अभी अभी मेरे काला चश्मा लगा, मैं कहाँ देख रहा हूँ किसी को नहीं पता चल रहा। जी, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे आँख खोला तो आपको दिख जाएगा जी, कि मैं आपसे बात करूँ। जी, जी, तो होता है कि आपने ऐसे भीड़ से निकल गए तो ध्यान, आँख से आँख मिली तो उसने कहा नमस्ते, तो आपको भी करना पड़ेगा नमस्ते। और चश्मा ऐसे लगा है तो आपको उसको भी लगेगा याद देखा ना होगा। जी, 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 इसीलिए नेता अभिनेता काला चश्मा इसीलिए लगाते हैं, ताकि कहीं कहाँ पता चला रुकना पड़ेगा। तो उसी तरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरा ये है कि हमने एक जगह पढ़ा था, अपने चाहने वालों के 5 मिनट जितना वक्त है आप बैठें, उनसे बातचीत करें, सही जानकारी दें। कई बार भ्रम होता है कि जैसे मैं जो एक्टर हूँ, तो लोगों को लगे ये हमें काम दिला देंगे। जी, हम माध्यम हो सकते हैं, काम नहीं दिला सकते। जी, जैसे हमें भी किसी ने, वो हमारा टैलेंट है जो हम अपने टैलेंट को ऐसा मूल्यांकन करते हैं, जब हमें काम मिलता चला जा रहा है तो ये मानते हैं हाँ कुछ तो होगा। जी, तो उसी प्रकार व्यक्ति को भी ये नहीं, जैसे हमने अपेक्षा पाल ली कि सामने वाले से, जैसे हम भी पालते थे कि वो हमको काम दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा जी, देंगे। जी, वो मिलवा सकते हैं, जी, माध्यम बन सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ कितने दूर तक जाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी, जैसे अब एक बहुत डॉक्टर कमल टावरी जी जो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छी बात कही थी, जी, अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं पालनी चाहिए। हो सकता है वो अपेक्षाओं पे आपके खरे न उतरे तो आपको भ्रम आपका दूर हो, आप दुखी हो जाए। जी, जी। आप अनुरोध कीजिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जहन में आप हैं चूंकि तो उमड़ घुमड़ रहा है, वो ये कि आजकल हम देखते हैं कि फिल्मी दुनिया में सुसाइड के केस बहुत होते हैं,
वो कहीं अपेक्षा ही से तो नहीं जुड़े होते हैं? देखिए, वो जैसे हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने सुसाइड किया और हम लोग गए, पूछा अरे आप इतने पढ़े लिखे हैं और इतना ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मित्र, हम संवेदनाओं पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो 1 सेकंड का जो समय होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और लेखक हो गए, एक्टर हो गए, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये कब भवक भवक के रोने लगें, कब जो है, तो इसीलिए इनको जब कोई गहरी पीड़ा होती है जी और तो इसके वजह से जो 1 सेकंड अगर इनको जो है अगर कोई संभालने वाला मिल जाए जी तो ये बच सकते हैं। अच्छा, फिर ये लगता है ना, ये जो अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, वो इसलिए आता है कि उनको लगता है कि हम एक तो पहली बात यथार्थ नहीं जानते, जी सामने वाले से अपनी तुलना करने लगते हैं। जबकि कई बार पूछा गया है, कई बार लोगों ने कहा कि जो हीन भावना आती है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जी जी उससे आदमी को मुक्त रहना चाहिए। जी तो उनको लगता वो यहाँ पहुँच गया, हम नहीं पहुँच पाए। जी जी उस चक्कर में जो ये संवेदनाओं पे विजय प्राप्त नहीं करना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, अवसाद से ग्रसित हो जाना। एक ने एक बार बड़ी अच्छी बात तो बोली हमसे कि कोई था, मार्केटिंग का लड़का था, तो उसने हमसे कहा कि देखिए, हम लोग शाहरुख खान नहीं बन सकते। जी तो मैंने उससे कहा कि आरिफ शैडोली भी वो नहीं बन सकता। जी बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, मेरे नाक मुंह अलग है, मेरा रहना कहना और सबसे अलग है। जी जी इन हीन भावना आप क्यों लाएं? जैसे एक जर्मनी के आई तो मुझे लगा अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ेगी, तो मैंने एक से कहा कि भाई जो है कैसे बात करूँगा? बोले उनकी मूल भाषा कौन सी है? बोले जर्मन। जी तो बोले अंग्रेज़ी उतनी उनको आती जितनी तुमको आती। जी और मैंने बात की बाद में, आपका हीन भावना ख़त्म होनी चाहिए ना। जी जी जैसे एक मैं सबको सुनाता हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। जी एक गायक था, राजा के दरबार में गया, राजा बोले गाओ। जी गायक ने गाया, बोले अब ऐसा गाओ कि मैं रोऊं, जी नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। गायक बेचारा गाया, राजा रोने लगा। बोले, राजा ने कहा मांग क्या मांगता है? गायक बोलता है आप मेरा गाना दोबारा न सुने। राजा को लगा रही ये क्या? बोले ऐसा क्यों? हाँ बोले आप मर जाओगे तो दूसरा राजा इस कुर्सी पर बैठ जाएगा, जी लेकिन मैं मरूंगा तो मुझ जैसा दूसरा गायक नहीं पैदा होगा। क्या बात है, क्या तो बात। हर व्यक्ति जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, हीरा है, सोना है, चांदी है। वो ऐसा ना दुनिया में दूसरा आया है ना आएगा। जैसे विवेकानंद जी आए अकेले ही, उनका दूसरा विवेकानंद कोई नहीं बता सकता। जी महात्मा गांधी जी आए, उनका दूसरा विकल्प कोई नहीं बता सकता। जितने भी आए संत, महात्मा, देवता, जो भी आए, पीर पैगंबर, उनका कोई विकल्प हुआ क्या? नहीं। अच्छा आरिफ साहब, अब आने वाले जो प्रोजेक्ट आपके हैं, जो फिल्में हैं, वो एक तो बूंद है जो बूंद बड़ी है। महत्वपूर्ण है। हाँ जी हाँ, इसके अलावा और बूंद है हमारी जो आने वाली है, और एक वेब सीरीज की है हमने। अच्छा, वेब सीरीज भी आपने हाँ, की? बिहार में। जी। और वो तो भी क्या वो भोजपुरी में रहेगी? नहीं नहीं नहीं, भोजपुरी में नहीं, हिंदी वेब सीरीज है। जी जी और आपका एक हमने तिल्ली फिल्म की थी, वो भी बन के तैयार है, रघुवीर यादव जी हैं। अच्छा। जी जी हाँ, वो भी संभावना है कि वो भी आए जल्द। जी और बाकी जो है हमारे विजय तिवारी जी हैं मुरैना के, जी वो दिसंबर में एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जी। ये जो हल्की हल्की दाढ़ी आप देख रहे हैं, उसी के लिए बढ़ाई जा रही है अभी। अच्छा। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा दाढ़ी बढ़ा लो, डाकू का रोल देंगे। तो इसीलिए जो है, हाँ हाँ, तो भाई मुरैना और चंबल का इलाका है तो हाँ, डाकू का तो वो रोल बनाएंगे। उन्होंने यह होगा इंसाफ बनाई। जी तो उसके बाद अभी जो उन्होंने निवेदन किया कि आप दाढ़ी जो है बढ़ा लें। जी तो आजकल क्योंकि यथार्थवादी युग चल रहा है, तो जैसा
लुक चाहिए वैसा लुक डायरेक्टर को, वैसी तैयारी बिल्कुल करनी पड़ती है अभिनेता को। जी 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 अभिनेता जो है एक तरह से डायरेक्टर की कठपुतली है, जैसे वो नाचाए नाचना पड़ेगा। जी हम लोग पहले पूछ लेते हैं डायरेक्टर से, क्या मैं कुछ इसमें ऐड करूं? डायरेक्टर बोलता है ऐड कर दीजिए, तब ऐड करते हैं, नहीं तो जैसा वो कहे वैसा करके हम लोग चले आते हैं। आरिफ साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो टॉक विद आफाक के नाम से है। और चूँकि इस पॉडकास्ट की ख़ास बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आरिफ शहडोली साहब से कुछ महीने पहले जब मेरी मुलाकात हुई राह चलते हुए, तो इन्होंने मुझे एक छोटा सा सलाह दी, निर्देशित इन्होंने किया, और उसके बाद हम इस लाइन को आगे बढ़ा सके कि आज आरिफ शहडोली साहब के साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। आरिफ भाई, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को, ख़ास करके जो फिल्मों के शौकीन हैं, जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, जो नौजवान नस्ल है, उसको बहुत सारी प्रेरणा भी मिली होगी, राह भी मिली होगी कि किस तरह, किन रास्तों से होकर के उनको गुजरना है। आप स्टूडियो में आए और हमें इतना वक्त दिया, आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं में देखने वाले सभी दर्शकों को फिर से बताना चाहता हूं कि अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से मिलेंगे किसी ख़ास पर्सनैलिटी के साथ, किसी ख़ास व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त आफाक अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और आफाक साहब तो हम लोग के पुराने, मतलब जिससे कहते हैं ना, हौसला बढ़ाने वालों में से रहे हैं। हौसला आपने बढ़ाया है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, हालांकि हमारे पिताजी रेलवे में रहे, लेकिन वो इस मामले में थोड़ा मदद नहीं करते थे, तो दिल्ली वगैरह जो है, या बैस जी और बंधु जी वगैरह सब हमारा किराया लगा के सहमत के कार्यक्रम में ये सब हमको लेके गए थे। जी जी, याद है तो मुझे। सबने हौसला जो है बढ़ाया है, उसी हौसले का परिणाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले नहीं बढ़ता है, समूह जब उसे बढ़ाता है तभी वो व्यक्ति बढ़ता है। अगर उसे भ्रम हो जाए कि मैं का, तो वो गड़बड़ है। नहीं, लेकिन आरिफ साहब, एक शेर यूं भी है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हाँ, लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो आपने कोशिश की और काफिला बनता गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली फिल्मों के लिए, आने वाले सीरियल्स के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।